डीसीटी एक मिनट आगे निकल रहे हैं, यही है 2। उसके पहले आ जाएंगे हम इलस्ट्रेशंस पे। चलो एक और पेयर है। सर कल का लेक्चर डिस्कस होगा कि डीसीडी डिस्कस होगी? लेक्चर में कुछ दिक्कत थी? ऐसा था ही नहीं लेक्चर में वैसे कुछ। सर मतलब एक दो डाउट तो पूछ सकते हैं ना, थोड़े हाँ, बहुत एंड। पहले डीसीटी डिस्कस होगी ये वाली। यस सर पहले। चलो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5, कोई भी डाउट हो बोलो। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि जो अपन जो फॉर्मूला आते हैं ना एस सी वाई लैम्डा, ये सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है ना? फोटोन ओनली फॉर फोटोन। टोन के लिए हो। फोटोन ओनली। और सर ये जो बाकी के लिए तो एच अपॉन एम भी आएगा, ये फॉर अदर्स। नहीं सर, ये एच अपॉन एम भी फोटोन के लिए भी वैलिड है वैसे। यही इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा बन गया। तो एमवी की वैल्यू खुद एच बाय लैम्डा लिखेंगे, वो लैम्डा सेम आ जाएगा। अच्छा तभी बात। और एच वाई लैम्डा सी तो बना। बिल्कुल। इलस्ट्रेशन 6 हो गया। हो गया हो गया। एक्सरसाइज 2। फर्स्ट का क्या है? 400 नैनोमीटर मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन 2.2, तो 12 400 बाय 4000 3.1। सही है? यस सर ये 2.2 है। ओके। 10% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन कॉलिजन। तो अगर 90% बचेगी एक कॉलिजन में, अगले कॉलिजन में 90%, अगले कॉलिजन में 90%, ऐसे होती जाएगी। ठीक है और इसमें से 2.2 का लॉस होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब क्या पूछा है? मैक्सिमम दैट कैन सफर। चलो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एज इट कम्स आउट अंडर द ए में क्या है? ई क्या है? दो कॉलिजन के बाद दो कॉलिजन है क्या? ओके। तो पहले का तो आंसर ये हो गया, ये 2.9 लो माइनस 2.2। दूसरे का आंसर 3.1 इंटू 0.9 पे n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.2। कर लो लॉग लेके सॉल्व। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। शायद लेस देन 5 लेस देन 5 आ रहा है। कितना आ रहा है n की वैल्यू सॉल्व करने पे? कितनी आ रही है? लेस देन 3.69 कुछ आ रही थी। हाँ वो सर मतलब 4 से तो कम आएगी, मतलब 3 कोलिजन्स तक ही वो। तो 3 आंसर होगा। 4 पे तो वो भारी 10 लेस देन 3.9 कुछ आ रहा था ये। बाहर ना आ पाए सर हाँ, ये ऐसा ऐसा ही बोल रहा है कि सर बाहर ना आ पाए। कौन सा कोलिजन होगा लास्ट वाला कोलिजन, उसके बाद वो बाहर ही ना आ सच पाए। दैट इट डजंट कम आउट। ये तो था इट कम्स आउट है, ये इट कम्स आउट का आंसर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन होना चाहिए, ये लैंग्वेज गलत है। मिनिमम होना चाहिए, तो आंसर बॉम्बे आ जाएगा। ठीक है? यस सर। मिनिमम होना चाहिए, लैंग्वेज गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एंड ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बार जीरो हुआ है 1 सेकंड में, लेकिन फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रिक हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है इस पे, तो एक टाइम पीरियड में 2 बार जीरो हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 इंटू 10 पे 15 है। ठीक? यस सर। हाफ है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 वापस में रिपीट करेंगे सर, मतलब फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी हाफ देखो कर क्या दी। है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा था, हाँ ये सर। टाइम पीरियड टी है, एक टाइम पीरियड में कितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है? 2 बार ना? हाँ सर। यस सर। तो जितनी बार जीरो हुआ, ये जो क्या है फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इसकी हाफ होगी। 1/। समझ गए? यस सर। क्लियर? या ये t/2 की वैल्यू मिलेगी 1/1.2 इंटू 10 पे 15, तो इससे t की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। सर इनिशियली भी पता होना चाहिए ना वो जीरो था। नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हर टाइम इंटरवल में 2 बार हो रहा है। टच करके मतलब टच करके का क्या मतलब है यार? सॉरी, कट करके एक और बार तो जाएगा ना लास्ट में। तो फिर या तो इस वाले को इनिशियल में काउंट करोगे या अगले वाले में काउंट करोगे, दोनों में थोड़ी काउंट कर लोगे।
वो तो वही है, साइन थीटा अपने पीरियड में 0 कितनी बार होता है? 2 बार। अब आप ऐसे थोड़ी करोगे 0 पाई 2 पाई 3 बार कर लोगे, या तो 0 को शामिल करोगे तो 2 पाई नहीं करोगे, 2 पाई करोगे तो 0 नहीं करोगे। दोनों को नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा क्वेश्चन था। यहां हाँ। देखो लैंग्वेज कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेके आया, ये सॉरी 5 की, तो यहां से आएगी 0 से वर्क फंक्शन कितना है? 2। हाँ 2 निकला था। 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऐसे समझ में आएगा कि जो सर, range फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये फास्टेस्ट है। तो यहां फास्टेस्ट कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3। ये समझ गए? 5 ये जोड़ रहा है, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आ गई 3। तो HF माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स मिल गया। ये क्वेश्चन में 5 था, ये 5 है, ये 3 है, आंसर आ गया वर्क फंक्शन 2। तो इस हिसाब से हमें यह पता चला कि यहां काइनेटिक एनर्जी 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में थी। तो अगर सबके सब पहुंचते तो 5 से लेके काइनेटिक एनर्जी किसके बीच में होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। लेकिन सबके सब नहीं पहुंचे, क्यों? क्योंकि यहां रेंज ये नहीं मिली, यहां रेंज हमें क्या मिली? ये 6 से 8। इसका मतलब जो 5 से 6 वाले हैं वो मिसिंग है। या ऐसे सोच सकते हो, यहां 0 से 1 और 1 से 3 मान लो, ये तो पूरे पहुंच गए, 0 से 1 वाले नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये सैचुरेशन नहीं है, अदरवाइज सबके सब पहुंच जाते। तो दैट्स वाई इससे पता चला सैचुरेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यस सर। क्वेश्चन 5, CD फॉर्मूला लगाओ, चिपकाओ, ठीक है। तो एक्चुअल ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 पे 15, और दूसरा ओमेगा आएगा 3 इंटू 10 पे 15 जो कि कम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो HF, और HF की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी 9 इंटू 10 पे 15 बाय 2 पाई। 5.91 आ रहा है। ये कितना? 5.91 आ रहा है, ठीक है। इसमें से 2 घटा दो तो 3.9 आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9। हाँ, ये अंग्रेजी समझ में आती है कि फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड निकालना है तो क्या करें? पर सेकंड, तो सिंपली पावर इमिटेड पर सेकंड, पावर इमिटेड अपॉन एनर्जी क्योंकि पर। यही एनर्जी इमिटेड पर सेकंड, इसको HF से डिवाइड कर दिया। यस। चलो इसकी जो वैल्यू आई वो फोटोन बताएगा ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इलस्ट्रेशन 9, तो इसमें ये एक्सप्लेन। इलस्ट्रेशन 9 में ये समझाना चाह रहे हैं, अगर वेव थ्योरी मानते मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसफर होता, तो हम क्या करते? इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये पावर आती, इनटू टाइम इज इक्वल और टू पावर इंटू टाइम ये एनर्जी आती, और ये एनर्जी हमें वर्क फंक्शन के बराबर करनी थी। तो जब उन्होंने पावर निकाली वो ये आई, और टाइम जो निकाला वो आया 17 सेकेंड। मतलब इस हिसाब से 17 सेकेंड लगेंगे वो एनर्जी इकट्ठी होने में, लेकिन प्रैक्टिकली टाइम 17 सेकेंड नहीं लगता। और वो क्या है? क्योंकि एनर्जी सडन ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। इन्होंने क्या किया? पावर भी कम ली, सब कुछ कम ली, डिस्टेंस भी इतना बड़ा ले लिया, तो ओवरऑल पावर बहुत कम आ गई। एरिया काफी छोटा लिया, देखो एरिया कितना छोटा लिया, तो एनर्जी काफी कम गिर रही थी। इसकी जगह ऐसे भी निकाल सकते थे, पावर अगर इंटेंसिटी नहीं दी होती तो ऐसे निकालते, इनटू एरिया, टाइम इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इससे टाइम। लेकिन ये जो टाइम मिलेगा वो वेव थ्योरी के हिसाब से, जो कि यहाँ गलत है, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो इससे जो टाइम मिलेगा वो पैकेट वाला मिलेगा।
नहीं, इससे टाइम मिलेगा वेव थ्योरी वाला, जो कि पैकेट का तो टाइम ही नहीं है। हाँ वो तो पैकेट तो ऐसा हुआ, ये पैकेट आया और ज्यों ही ये इससे टकराया पूरा एकदम से एब्जॉर्ब हो गया। इनके हिसाब से टाइम लग रहा है एनर्जी इकट्ठा होने में, और पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से टकराया और पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ठीक है। हाँ और वो सर। पार्टिकल भी है ना ऐसी वेव की फॉर्म में आता है ना वो पार्टिकल भी। तो ये तो वो बताया कि गलती कहाँ है, कि इस हिसाब से आंसर, जब हमने एरिया काफी छोटा ले लिया, इंटेंसिटी कम ले ली, तो टाइम सिग्निफिकेंट लगा, लेकिन मेजरमेंट जब किए गए तो टाइम आया ही नहीं डिले। ओके सर। चलो इलस्ट्रेशन 10। ई वाला बताएंगे इसका। ये वाला बता। With current when a monochromatic 3001 milliwatt, another monochromatic 5 is maximum velocity। ठीक है, तो देखो पहले 4.8 मिली एम्पियर था, तो 1 मिली वॉट पे 4.8 मिली एम्पियर, हालांकि वो पूछा नहीं, 5 मिली वॉट पे 4.8 इंटू 5 मिली एम्पियर। करंट प्रोपोर्शनल है तो हमने ये सीधे कर दिया, लेकिन यहाँ वेवलेंथ भी बदल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखें कि ये वेवलेंथ, तो एनर्जी कितनी थी, HF बाय 12400 बाय 3000 माइनस वर्क फंक्शन कुछ K1 आई, 12400 बाय 1650 माइनस वर्क फंक्शन K2 आया। मैक्सिमम वेलोसिटी डबल हो गई, तो ये अगर K है तो ये 4K हो गया। ये जला स्पीड डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी। यस सर। ठीक है, अब या तो डिवाइड कर दो या इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इससे वर्क फंक्शन निकल आया, के एलिमिनेट कर दो ना दोनों में से, आंसर 3 आएगा। है ना। अब क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये तो थ्रेशोल्ड आ गया। इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन, तो उन्होंने एज्यूमिंग टू बी सेम, ओके, इन्होंने एक और चीज कह दी है, इफिशियंसी सेम है, जो कि प्रैक्टिकली सेम होती नहीं है, इन्होंने कहा इफिशियंसी सेम, तो वो हम निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से। एरिया वेरिया दे रखा है क्या, पावर ही दे रखी है, पावर ही दे रखी है, पावर दी ना है ना। तो पावर दे रखी है, तो 1 मिली वॉट बाय एनर्जी बाय HF, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, इनटू दिस इनटू E इज इक्वल टू करंट। सर इससे कैलकुलेट करने पे 19.89 समथिंग आ रही थी। करंट क्या लिया, 1 यही कितना 4.8 मिली एम्पियर। हाँ, इससे क्या आ रहा है, 19.89% आ रही थी। देखते हैं इन्होंने कैसे किया तो ऐसे ही है, 45% आंसर किया तो ऐसे ही, मिली से मिली काटा, 4.8 इफिशियंसी की वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, तो HF 100 बाय E। ये तो 3 इंटू 4। फोटोन की एनर्जी कितनी थी, 12400, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.13, ये 4 के करीबन आ रहा है, E से E कट गया, अपॉन 4.8 भी है, सॉरी 4.8 भूल गया मैं। हाँ हाँ, अब लिख देता हूँ, पावर बाय HF इनटू इफिशियंसी इनटू E इज इक्वल टू करंट। करंट कितना था, 4.8 मिली एम्पियर, पावर कितनी थी, 1 मिली एम्पियर, इफिशियंसी इनटू E, HF कितना था, HF की वैल्यू 12400 बाय 3000, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 100। अच्छी बात है, E से E कट गया, ठीक है, 10 पे -3 से 10 पे -3 कट गया। ईटा, ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, बहुत ज्यादा, 400 से बड़ी आ गई। ये बहुत बड़ी नहीं आ गई, ज्यादा बड़ी है। कुछ गलत है नहीं, HF 4.13 बिल्कुल सही है, E से E काटा, ये भी सही है, ईटा सर अपन ने n परसेंटेज नहीं निकाला ना, अपन ने तो n की वैल्यू निकाली, परसेंटेज तो 100 से डिवाइड देंगे। ये तो दिया था, इसमें दे तो दिया, ईटा बाय 100 लिखा है ना, ऊपर ऊपर ही दे दिया। तो ईटा तो हमारा बहुत बड़ा आ गया। सर हमें तो एफिशिएंसी पूछी है ना। अरे एफिशिएंसी परसेंटेज में ही तो लिखी है आंसर में,
सर 45% आई थी। क्या पता 100 नहीं करना हो, 100 का नीचे मल्टीप्लाई। नहीं, उससे ऐसा थोड़ी है, बदल थोड़ी जाएगा। फॉर्मूला थोड़ी बदल जाए। अभी देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड 3 इंटू 10 पे 16। हाँ तो सही है ना, गड़बड़ तो है ही ना। देखो इनके फोटोन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन फोटोन से ज्यादा निकल रहे हैं। देखो देखो, हाँ, जबकि उतनी निकलनी चाहिए और कम भी इलेक्ट्रॉन्स आता। इजेक्टेड, ये तो लेस देन और इक्वल टू फोटोन होगा ना। हाँ, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। हाँ, सर लेस देन ही तो है। कहाँ है लेस देन? 10 to the power 16 है ना। उधर 15 है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। हाँ वही तो। 10 पे पावर 16 बड़ी होती है 10 पे 15 से। क्वेश्चन गलत है। तो इन्हीं का गड़बड़ है। इन्होंने फिर क्या किया, हाँ रेशो उल्टा ले लिया, इसीलिए वो गलती इनको मिली नहीं। देखो रेशो में ऊपर इन्होंने क्या ले लिया, फोटोन, नीचे ले लिया इलेक्ट्रॉन। कुछ भी कर रहे हैं ये तो। कुछ भी हो गया, कुछ भी है तो गलत है 100% से। वो डेटा गड़बड़ है। जो 4.8 मिली एम्पियर है ना, उसकी जगह कुछ माइक्रो एम्पियर देते तो अच्छा रहता। हाँ वरना एफिशिएंसी थोड़ी करंट इन्होंने काफी ज्यादा दे दिया। ठीक है, माइक्रो ही है। मिली नहीं मिली है, मिली है। यहाँ देखो कैलकुलेशन में मिली तो है, अच्छा, माइक्रो होना चाहिए था, क्योंकि माइक्रो होता तो हमारा ये 3 इंटू 10 पे 13 बनता। तो 3 इंटू 10 पे 13 बाय 1.52 इंटू 10 पे 15 इंटू 100, तो 2% के आसपास आ जाता। मतलब एफिशिएंसी भी 1 से छोटी होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है, जितने फोटोन गिराए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो पैदा होने जाएंगे ना। तो वो गलत है। माइक्रो एम्पियर होता ना तो अपना सही आ जाता, तो अपना 2% के आसपास आ जाता। चलो देखो, सैचुरेशन फोटो करंट इन सेकंड केस, वो सब गड़बड़ी है, कुछ तो भी है। माइक्रो के ऑर्डर का है। हाँ गड़बड़ है। एक्सरसाइज 3 थर्ड वाला चलो क्या 10 बाय HF कर दो इंटू 60%। ये तो आ गया पहले का आंसर। दूसरे का 1 मिली वॉट इज इंसिडेंट, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। ये हो गया, सेम ही है सर, सेम ही। चलो थर्ड एफिशिएंसी रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, surface of the earth receives the light is incident, the no light is, calculate the number of photons per square meter। इस फिगर का क्या लेना देना, इसमें कोई लेना देना नहीं। तो पावर हमें पता है, यहां से पावर कितनी गिर रही है 1.4 इंटू 10 पे 3, ये पावर गिर रही है। हमारा एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड 1.4 इंटू 10 पे 3 इंटू 1 स्क्वायर जूल पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर निकालने हैं तो क्या बनेगा, HF से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा। HF क्वेश्चन में गिवन है, मजे करो वैल्यू निकाल लो। ये पहले का आंसर। हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन क्यूबिक मीटर, तो दूसरे का आंसर आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूबिक मीटर, ये आती बाय HF। झिला सेकंड में 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन इसी में C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं बाय HFC, तो I बाय HFC। झिला ऊपर पावर नहीं है, एरिया का भी तो था ना मल्टीप्लाई। क्या मम्मी की जा रही 1 क्यूब को ऑलरेडी अपन ने मल्टीप्लाई किया था, तो इंटेंसिटी दे रखी है ना क्वेश्चन में। हाँ सर, तो न्यूमेरिकली तो 1 क्यूब ही बनेगा ना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। इसमें 1 क्यूब किया एनर्जी। अच्छा अपन ने 1 बाहर ऑलरेडी निकाल लिया, उसका कोई इफेक्ट नहीं था इसमें। C मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सो दैट न्यूमरेटर इंटेंसिटी बन जाए। तो इंटेंसिटी बाय HFC आ गया समझ में। इंटेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.4 इंटू 10 पे 3। HF हम इससे निकाल लेंगे, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉन, तो 12400 बाय 5000 कितना बनेगा 24.8 2.48। इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं। इंटू C 3 इंटू 10 पे 8।
ये आंसर सेकंड का। लास्ट वाला सन कितना एमिट कर रहा है, तो सन के पावर लिए बाई हमें एच सन एफ। की पावर निकालनी पड़ेगी। तो सन की पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो पावर इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड P बाय एच एफ। तो I 4 पाई आर स्क्वायर बाय एच एफ। क्लियर? तो ये था, एक मिनट। तो हालांकि ये है पूरा कॉमन सेंस ही, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हमारा सन है, ये फोटॉन्स बाहर फेंक रहा है। तो सन अगर P वॉट का होता, मिलेगी यहां से डिस्टेंस स्मॉल r पे इंटेंसिटी अगर निकालते, जैसे यहां पे हमने कोई एरिया ए रख रखा है, तो इंटेंसिटी एट ई P बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो पावर रिसीव्ड एट ई बाय ई क्या बनता, इनटू ई। तो फोटॉन्स रिसीव्ड बाय ई, ये क्या बनता, क्लियर, बाय एच एफ। और अगर हमसे पूछा होता टोटल फोटॉन्स इमिटेड बाय सन, क्या आता है, P बाई एच एफ। P बाय एच एफ। और अगर इसको I लिखा होता तो P की वैल्यू यहां से मिल जाती। तो जो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये जो इंटेंसिटी लिखी है, दिस इज इंटेंसिटी एट अर्थ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। मतलब अर्थ का जो फेसिंग सरफेस है वो सन से इतनी एनर्जी रिसीव करता है, मतलब बाहरी सरफेस। हाँ हाँ, क्लियर। इवन मैं इसका एक मिनट अर्थ को कंप्लीट करूं, ये अर्थ है, तो ये एरिया जो होगा, एरिया पाई आर ई स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा, ये सोच लो अच्छे से पहले। सर जो अपन ने, सर जो नीचे अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है ना सर, ये तो पूरी सेल जो बहुत बड़ी है उसका है ना एरिया। वो तो आर से देख लो ना, आर ऐसा है ना सेंटर से वैसे। नहीं सर, जो जो अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है हाँ 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 वही है सर। तो छोटी वाली इसका एरिया कहाँ से हुआ फिर ये मतलब इस पे इमिट हो रही है? अरे मल्टीप्लाई नहीं करोगे उस एरिया का, ये तो इंटेंसिटी निकली ना। इंटेंसिटी कह रहा था सर मैं, इंटेंसिटी। ये एरिया पाई आर ई स्क्वायर है। पावर निकालने के लिए तो एरिया फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर। सर और चाहो तो इसको कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि यहां से आप ये एरिया बना, तो पूरी पावर कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये इसने कितनी रिसीव की, ये पावर रिसीव्ड है लीनियर वेरिएशन से सोचो। यस सर, यस सर। और कर्व्ड सरफेस एरिया यूज नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आई? हाँ, कब नहीं। और लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते तो सोचो, ये जो पार्ट एनर्जी रिसीव करता है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, हाँ। और मैं यहां ये कह रहा हूं ये जो पार्ट एनर्जी रिसीव करता, ये बराबर होते। फील आ रहा है? ये भी रिसीव करता है, ये एनर्जी तो बराबर ही रिसीव होती तीनों को। सोचो तो कौन सा एरिया यूज हो रहा है एनर्जी रिसीव पर? अंदर वाला प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ, समझ गए? यस सर। नहीं सर, एक बार और बताइए ये वाला। अरे आपने बाहर बनाया है ना ये फिगर, जो ब्लू ब्लू ब्लू, ये क्या बनाया बाहर की तरफ? अरे एरिया बनाया है यार। सर बाहर की तरफ है ना ये, कि अंदर की तरफ? क्या फर्क पड़ता है अंदर है बाहर है? ये एक सरफेस होती, ये जो एनर्जी रिसीव करती, जो मैं ब्लैक सरफेस बना रहा हूँ, और ये मैं जो एक रेड सरफेस बना रहा हूँ, ये दोनों बराबर एनर्जी रिसीव करेंगी। मैं हाँ, एक फ्लक्स की तरह है। यस सर। अच्छा, क्योंकि हर वो रेडिएशन जो ब्लैक पे गिरेगी वही तो रेड पे गिरेगी। हाँ यस सर, ये तो आ गया। यस सर। तो ये समझने की कोशिश करो कि अर्थ के केस में भले ही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर था, वैसे 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन बैक सरफेस तो हमने निगलेक्ट ही कर दी। यस सर। फ्रंट सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर है,
लेकिन वो 2 पाई आर स्क्वायर भी एनर्जी रिसीव उतनी ही करेगी जितनी की ये क्रॉस सेक्शन ये पाई आर स्क्वायर करता। यस सर, आ गया आ गया। ठीक है, ओके सर। यस तो सर। ये पावर रिसीव्ड बाय अर्थ है, प्रोजेक्टेड एरिया। आ गया? आ गया सर। आ गया ले सर। लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर सर यही चीज इलस्ट्रेशन नंबर 8 में थोड़ी गलत दी है ना। तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये समझ में आया? प्रोजेक्टेड एरिया यूज करेंगे जब हम पावर रिसीव्ड की बात करेंगे तो फ्लक्स जैसा है, क्योंकि आखिरकार ये लाइंस ही तो हैं। यस सर, फ्लक्स की तरह। और इतने बड़े डिस्टेंस पे लाइंस यूनिफॉर्म लाइंस की तरह बिहेव करेंगी, तो हम सीधे प्रोजेक्टेड एरिया ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हो। कौन सा इलस्ट्रेशन? सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 में 4 पाई आर स्क्वायर यूज किया है इन लोगों ने, मतलब ये गलत है। देखने तो दो मुझे। नहीं, वो सन से एमिट करने के लिए वो use टोटल किया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सर वो रिसीव्ड बाय अर्थ लिखा है, मतलब एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ यूज किया है उसमें 4 पाई आर स्क्वायर। अभी देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन 8। देखो, एरिया द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, वो ये स्मॉल आर है। तो ये जो लिखा है ना सेकंड में, P बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटेंसिटी, ये पूछा। अच्छा ठीक है सर। ये कुछ और है। हाँ सर ठीक है ठीक है। वो टोटल अर्थ ने कितना रिसीव किया होता ये पूछा होता, तब हम वैसा करते, तब ये रेडियस लेते। कौन सी? क्रॉस सेक्शन वाली। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। टीम फिर चालू हो गई। क्या बना के रखा है ये यार माइक्रोसॉफ्ट ने। हो रहा है बाकी। चलो आगे बढ़ो। इलस्ट्रेशन 9 10 हो गए। इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज भी है क्या कोई? एक और इलस्ट्रेशन 13 बता। एक मिनट वो सब कुछ ही बंद हो गया। फिर उठाना पड़ेगा। इसको डेस्कटॉप पर पेस्ट करते हैं। DCT 2। यस सर। चलो ये इलस्ट्रेशन हो गए थे सभी। चलो इधर इलस्ट्रेशन 11 12 13 13 नहीं आया होगा समझ में। 13 एक्चुअली ये उसका साउंड वेव का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा है कि एक पार्टिकल जो, एक मिनट, सब कुछ इतना स्लो क्यों चल रहा है? अरे हमको नहीं लग रहा था। क्या क्या? वो हमको नहीं लग रहा सर, आप लिख रहे हो एक हल्का बार बार बार। अरे मेरे इसमें भी स्लो आ रहा है। लैग हो रहा है। तुम्हारे में क्या? मेरे में, मेरे यहाँ भी लैग हो रहा है। मेरे इसमें भी लैग ही हो रहा है।
सब दिख रहा है। दिख तो रहा है, हाँ लैग हो रहा है। मेरे इसमें तक लैग हो रहा है, वो बहुत देर में आ रहा है। मैंने ऐप भी बंद कर दी पुरानी। मैं जगह चेंज करके कुछ एप्लीकेशन खुली है बहुत सारी। नेट का मारा होगा। एप्लीकेशन एक भी नहीं खुली, मैंने सब बंद कर दी। क्रोम ही यही भर खुली है, एज। मैं एक और काम करता हूँ, इसको एडोबी के साथ खोलता हूँ। एडोबी है ही नहीं मेरे में, बहुत बढ़िया। नोटपैड पे कर लो। चलो ठीक है, अब होगा। हाँ, ये साउंड वेव का क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग वेव की कंडीशन है। यस सर। एक वेव यहां से यहां जा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। मतलब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसको हम ऐसे समझें कि जैसे ये वेव आगे गई, जो बहुत ही स्लो जा रही है और भटक रहा है, पता नहीं क्या लफड़ा है। ये वेव आगे गई, अब ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे, तो ये जो वेव गई और वापस रिफ्लेक्ट होके आई और फिर आई, तो ऐसे समझो जो वेव स्टार्ट कर रही है और जो रिफ्लेक्ट होके आई, एक तरीके से ये खुद के साथ इंटरफियर कर जाएगी एक राउंड के बाद। तो कितना पाथ कवर अप करेगी इंटरफियर करने से पहले, बताओ? 12 और अगर 12 n लैम्डा के बराबर हो गया तो मजा आ जाएगा। यस सर। ये काइंड ऑफ यही तो हो गया, जो घूम के कवर अप कर रहा था 2 पाई आर, वही 2 पाई आर ये घूम के ऐसे कवर अप कर रहा है। क्लियर? तो अगर 12 n लैम्डा के बराबर हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन बनेगी। यस सर। है ना? इसी को रेजोनेंस कहते हैं, खुद के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना। यही स्टैंडिंग वेव है, यही रेजोनेंस। क्लियर? तो बस हो गया। अब क्या? तो 2l इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 2l बाय एन। इससे h बाय लैम्डा मोमेंटम है, तो मोमेंटम की वैल्यू बाय लैम्डा कितना बना? h इंटू 2l बाय एन, ये बना। क्लियर? तो इसकी एनर्जी अगर पूछी, ये मोमेंटम आ गया, तो वेवलेंथ मिल गया कितना? लैम्डा 2l बाय एन। पार्टिकल का मोमेंटम मिल गया nh बाय 2l। और अगर एनर्जी पूछी होती, जो कि पक्का पूछी है, p स्क्वायर बाय 2m लगा दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो nh बाय 2l का होल स्क्वायर बाय 2m, तो n स्क्वायर h स्क्वायर 8m l स्क्वायर, ये बच गया। अप्रोच समझ में आई क्या हुई? कि ये घूम फिर के वापस से पूरी ट्यूब में अगर मूव कर रहा है लगातार, तो एक राउंड जाने का और आने के बाद ये खुद के साथ इंटरफियर कर रहा है, और खुद के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो हमने कंडीशन लगाई, उससे एनर्जी की क्वांटाइजेशन की कंडीशन आ गई। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो इस ट्यूब लेंथ में बना रहेगा, अदरवाइज उसकी दूसरे की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये हमें एकदम से पता पड़ा कि वो घूम के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देगा। इसमें ये कन्फाइंड से, अगर लेंथ में कन्फाइंड है मतलब लेंथ के आगे आगे नहीं जा रहा, मोमेंटम तो स्पीड तो पक्का है। अगर किसी चीज के पास स्पीड है और वो एक लेंथ में कन्फाइंड है, तो एक ही पॉसिबिलिटी आगे पीछे जा रहा होगा, नहीं तो वो तो भाग ही जाता ना। वेव एक दूसरे में टकरा रहे हैं। लेकिन मतलब वेव तो कंटिन्यूस रहती है। अगर ये ट्यूब आगे पीछे से बंद होता, ये तो भी ट्यूब तो हाइपोथेटिकल ट्यूब है। नहीं, अगर हम आगे पीछे से बंद कर दें तो भी, और वो मतलब वापस नहीं आ रही, लेकिन उतने में अरे तो हम तो मान रहे हैं ना कि इसी में कन्फाइंड ही है ना, हम तो मान ही रहे ना इसी में कन्फाइंड है, तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, एमिट भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, वही एब्जॉर्ब ही कह रहा था मैं, एब्जॉर्ब हो हाइपोथेटिकल ट्यूब है, हाइपोथेटिकल ट्यूब है। ये कहा है कि इन दो के बीच में पार्टिकल है, इन दो के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। तो तुम ऐसे मान लो ना, कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे पीछे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये टोटल 2a हो जाएगा। नहीं, ये तो मान लिया था, मतलब मैं ये नहीं जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना, सोल्यूशन नहीं देखा था, तो मेरे को ये लग रहा था कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो नहीं ये क्वेश्चन नहीं,
तुम्हें को पता ही नहीं है ना रेजोनेंस मतलब क्या है, ये तो अपन साउंड में सीखेंगे कि ट्यूब में रेजोनेंस कैसे करते हैं। हाँ तो वही मतलब रेजोनेंस से पता पड़ा ना कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वापस घूम के आ रही है। ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 14, थर्मल न्यूट्रॉन मतलब समझे, न्यूट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। तो इसकी स्पीड अगर आरएमएस ही लिख लें, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं हम, आरएमएस एवरेज एवरेज ऑर्डर ही तो निकालना है। तो आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर 300 और मास न्यूट्रॉन का 1.6 × 10⁻27। क्लियर सर? ये तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली है। कौन सी मोस्ट प्रोबेबल निकाली? 3RT/m आरएमएस स्पीड होती है। अच्छा सॉरी, आरएमएस। हाँ वैसे एवरेज स्पीड लेनी चाहिए थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एवरेज लो या आरएमएस लो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। उन्होंने तो 3/2 kT से वो निकाल दिया। वो तो एक ही बात है ना यार। ये बताओ 3/2 kT हाफ mv² करोगे, एक मिनट, ये मैंने मास 1 ग्राम लेना चाहिए, ये समझ गए 1 ग्राम क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आर लिया है। आर अगर लोगे तो m मोलर मास है, लेकिन अगर आप kT लेते तो मॉलिक्यूलर मास। अब 1.6 वाला लेना। तो ये करो तो वही नहीं बन जाएगा स्पीड 3 kT/m? हाँ सर वही बन जाएगा। ठीक है चलो। ये तो बहुत अनस्टेबल गैस होती होगी अगर होती भी है तो। क्यों अनस्टेबल क्यों? न्यूट्रॉन अपने आप में अनस्टेबल पार्टिकल है, वैसे फ्री न्यूट्रॉन डिके कर जाता है। हाँ वही तो, फ्री न्यूट्रॉन डिके कर जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम? हो गया। यस सर। दूसरा हो गया। वाले का दूसरा भी थर्ड वाले का लैम्डा आएगा, दूसरे का लैम्डा आएगा h/mv, 2m काइनेटिक एनर्जी, और ये h/2m काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखते हैं? 3/2 kT। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। तो पहले टेम्परेचर 300 था, अब टेम्परेचर 400 है। सही है ना? m/T भी अलग अलग m भी अलग अलग है। अलग अलग m लो, ये ले लो। ठीक है, तो पहले m1 था, टेम्परेचर 300 था, अब m2 है, टेम्परेचर 400। तो 3:8 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेवलेंथ हमें 100 पिकोमीटर से 50 पिकोमीटर करनी है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इनिशियल, इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आंसर है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? p²/2m। p²/2। हालांकि दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मोमेंटम अगर p है तो इसका मोमेंटम 2p है। हाँ। इसकी काइनेटिक एनर्जी k है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4k है। तो एनर्जी नीडेड इज 4k - k, 3k। तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भर चाहिए, समझ गए? और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप 100 पिकोमीटर को 0.1 एंगस्ट्रॉन मान सकते हैं, √150 और 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.1 से कंपेयर कर लो। तो 150 बाय v 0.01, तो v की वैल्यू 15,000 वोल्ट। 15,000 सही है ना? सर p को 10 पे -12 होता है ना? हाँ तो 1 एंगस्ट्रॉन होगा, वो 0.1 नहीं 1 है। ओके 1 है। तो ये आया 150 वोल्ट, तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? 150। फाइनल कितनी थी? 600। तो डिफरेंस 450। इलेक्ट्रॉन था इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, नहीं तो हमें पूरा करना पड़ता। p²/2m से काइनेटिक एनर्जी मिलती। ठीक, आगे बढ़ो। DCT2 सर ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला रहता है, ये बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, फिर सबके लिए h/mv सबके लिए है, ट्रू फॉर ऑल। यूनिवर्सल है ना? लाइट वाला, हाँ जो लाइट वाला था वो केवल फोटोन वो फोटोन के लिए। 12400 बाय से करोगे ना, हाँ इससे
12,400 बाय लैम्डा, ये एनर्जी फोटोन के लिए, ये फोटोन के लिए अकेला है। इलेक्ट्रॉन के लिए वो 150 वाला है, बाकी के 150 लिए वाला। निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1। डी ब्रॉगली किसी में भी अप्लाई हो सकती है। हाँ, the wavelength is smaller if two particles have same speed, same momentum. यहाँ λ1 λ2 बराबर आएगा। क्लियर? यस। सेम स्पीड, तो जिसका मास ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H/mv होगा, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काफी बड़ा 1837 लैम्डा प्रोटॉन। क्लियर? यस सर। और यहाँ लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब 2m काइनेटिक एनर्जी आता तो √m पे डिपेंड करता। झिलाई थर्ड का आंसर? यस सर। क्योंकि डी ब्रॉगली लैम्डा है H/mv, तो पहले केस में लैम्डा 1/m पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे केस में लैम्डा सेम है, और तीसरे केस में लैम्डा 1/m पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें 2m काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है? yes. तो ये पहले के आंसर। तो पहले में इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ स्मॉलर है, दूसरे में सेम है, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन का स्मॉलर है। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन हैज वेवलेंथ, डज इट हैव कलर? आंसर इज नो, सिंस इट इज मैटर वेव, इट इज नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है। थर्ड, केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट वगैरह, उसमें क्या पढ़े थे? वो ट्रांजिशन की वजह से आते थे। कौन से कलर? क्या कह रहे हैं सर? वो ऐसा कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते तो वो फोटोन इमिट करते हैं ना, वो तो वार्मर सीरीज है, विजिबल होते हैं। अगली क्लास। सर मैं तो Does the de Broglie wavelength increase, decrease और remain same? तो स्पीड बढ़ रही है, मोमेंटम बढ़ रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ये तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, why do we observe wave nature of a moving car since lambda is 10 पे -34 order, too small? Clear? Question number 5, two sources number of photons emitted are equal? No. क्यों? रेशियो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? पावर बाय HF। समझ गए? यस सर। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके फोटोन कम निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। चलो 1 to 5 कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं सर। सर आंसर मैंने बोले तो क्या आंसर बताए तो पूरे लिख के। अच्छा रिपीट कर दीजिए। अरे यार क्या है सर 1 to 5 सॉरी, आगे के अब आ रहे हैं ना 6 वाला। हाँ अभी आ रहा हूँ 6 पे। आंसर मेरे पास नहीं है, इसलिए तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ रहा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले मैं आंसर लिखूंगा। Which of the following is not true for de Broglie waves? Atomic motion have definite wavelength associated. Higher the momentum, longer the wavelength. Faster the particle, shorter for same velocity, heavier particle. NR, NBB the number of photons emitted by red burst. 10 नहीं, रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं। क्यों? वेवलेंथ ज्यादा होती है। फोटॉन्स पावर बाय HF। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम। क्वेश्चन नंबर 8, आगरा मोमेंटम H बाय आगरा सर, आगरा H बाय लैम्डा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा। और इसको हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी HF1 - 5 half mv1 square, HF2 - 5 half mv, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर फोटोन ओनली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के लिए तो एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2 मास का रोल आ जाएगा। फोटोन के लिए समझ गए? यस सर। अकेले फोटोन के लिए E की वैल्यू pci है,
या इसको तुम PV/2 भी सोच सकते हो। ये चला, PMV है, हाँ सर एमवी है ना। तो इलेक्ट्रॉन या अदर देन फोटोन के लिए P²/2m या PV/2, लेकिन फोटोन के लिए PC। 11th आगरा 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 आगरा। लेट P and E मैक्सिमम द वेवलेंथ बोथ P हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। सर सेवेंथ वाले में एक चीज पूछनी थी। हाँ, जो ये इनने बोला कि इक्वल पावर है, तो मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया वाला प्रोडक्ट इनका तो सेम एरिया, है। हाँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल इमिटेड पर सेकंड पूछा है ना, तो पावर ही तो आएगा ऊपर। वो तो पर यूनिट एरिया में इंटेंसिटी वर्ड यूज होता, तो मतलब पावर ही ऐसा- दे रखी ना क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है। एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली, HF से डिवाइड करो, एक सेकंड में कितने फोटोन निकले। हो गया। हाँ सर, ओके सर। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो, सो दैट आंसर मिल जाए जिसने अटेंड नहीं की है। 11 तक हो चुके थे, अब अपन आते हैं 12 से। 12 का आंसर बॉम्बे बॉम्बे। The energy of photon, momentum of photon E is equal to PC। बॉम्बे। तो वो तो कांस्टेंट रहती है ना पहले तो। आगरा में न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना मिली हमें, वो तो इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, नंबर थोड़ी मिल जाएगा। तो वो तो आ गया था सर बॉम्बे। तो जरूरी नहीं कि वो EMF हो, EMF हो मतलब ई क्या? अरे सर मतलब वो सनलाइट हो, मतलब नहीं है। वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट तो क्वेश्चन में लिखा है ना, लाइट लिखा है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C आएगी, लेकिन इससे कंक्लूजन क्या मिला, E/P मिला। अब ये अलग बात है, इसकी वैल्यू C थी। चलो 13th। तो 13 ही आया। नहीं आ रहा सर। बस सी भी आएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C, यही होता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी बाय HF, hc/λ। ये आता। यस। तो इन्हीं को इनने शायद hc/λ छाप दिया होगा। हाँ सर HF और C/F को लैम्डा छाप दी। क्लियर? तो क्या आ गया आंसर? क्या पूछा है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14। आगरा wavelength and alpha particle have same। हाँ तो 14 का आंसर आगरा, क्योंकि 14 में आएगा H/2 एनर्जी। समझ गए? तो चार्ज हमारा कितना हो गया, डबल हो गया। सेम वेवलेंथ लेना है, चार्ज हमारा डबल और मास 4 गुना, तो M और Q का प्रोडक्ट 8 टाइम्स, तो V हमारा 1/8 टाइम्स आगरा। क्लियर? यस। 15 चेन्नई। और 15 का वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर रूट। चलो 16 बॉम्बे दिल्ली। प्रेशर का फॉर्मूला हमारा था, प्रेशर का फॉर्मूला था हमारा I/C, याद आया? यस सर। I/C था परफेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, और कंप्लीट एब्जॉर्बिंग लिखा है, तो आंसर I/C। इंटेंसिटी दे रखा है, C से डिवाइड कर दो, तो प्रेशर आ गया कितना, 3 × 10⁴ था, 3 × 10⁻⁻⁴ बॉम्बे। और मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो प्रेशर इनटू एरिया, मोमेंटम ट्रांसफर्ड आएगा, मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम, फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू टाइम। प्रेशर 10⁻⁴ है, एरिया कितना है बच्चे का, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴, टाइम 3000 है, तो 1000 है क्या, 10⁻⁵ आया समझ में? सर P प्रेशर है। से हम क्या मिला था, नाम क्या, हमें तो यूनिट से समझ में आ रहा है, फ्लक्स डेंसिटी ही पावर है। चेंज इन मोमेंटम है ना, F/T। किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आया समझ में? हाँ। इंटेंसिटी लिखी है, और प्रेशर I/C निकाला था हमने। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है, फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम है। यस सर।
तो ये आई 13 to 100 आएगा ना? क्या आई बाई सी है जिसमें आई 13 to 100 होगा ना? 30 into 1000 होगा ना। आई किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है ना। हाँ अच्छा ठीक है 30 into 10 पे 3 अपॉन 3 into 10 पे 8, 10 पे -4 आ गया ना। आगे सर। चलो 17वां, टू रिड्यूस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसको 20 एंगस्ट्रॉन मान लें। सही लिखा है? सही लिखा ये है। 5 एंगस्ट्रॉन लिखा है। यस तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें, इसकी काइनेटिक एनर्जी 150 बाय वी एक्स, 150 बाय काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूले से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20। तो v की वैल्यू इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 150 बाय 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी? 150 बाय 25, 6 बाय 16 क्यों? बाय 4 हो गया ना, तो इसका मतलब 4 गुना हो गया, 4 गुना 16 गुना। हाँ तो 16 गुना करो ना। अच्छा ठीक है। 6 तो आएगा। यस सर। तो पहले थी कुछ 15 बाय 4, मतलब 15 बाय 4 है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास। सर 15 बाय 40, 15 बाय 400, सॉरी 15 बाय 40, 15 बाय 40, 15 बाय 40, तो 0.375 के आसपास थी, 0.3 के आसपास। तो घटा दो इसको, तो दिल्ली आ गया आंसर। दिल्ली। इलेक्ट्रॉन था इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं, अदरवाइज आपको मोमेंटम निकालना पड़ता, p²/2m से काइनेटिक एनर्जी निकालते इनिशियल फाइनल। हालांकि 2 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वेवलेंथ 1/4 हो गई तो एनर्जी 16 गुना हो गई, तो इनिशियल निकालो, फाइनली 16 गुनी हो जाएगी। चलो डाल दो स्क्रीनशॉट। 17 तक हो गए, 18 से 25। चलो 18, enclosure filled with चेन्नई filled with helium, the beam of helium emerges out, mean de Broglie wavelength। तो वही h/mv 8r2/πm डाल देंगे, है ना। और स्पीड क्या लिख लो, 8 पाई √8r/πm। छापना पड़ेगा गंदे कैलकुलेशन। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर करने के दिखाना है क्या कैलकुलेशन? नहीं सर। हो गए थे सर। सर कुछ नहीं दिया तो VRMS ही लेंगे। नहीं एवरेज लो, कुछ नहीं दिया। सॉरी एवरेज आया। चलो 19 बॉम्बे 20 दिल्ली बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन है क्या? ओके हाँ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। चलो 21 आगरा। अच्छा क्वेश्चन है। 21 देखो, ये एटम था, एटम से अगर ये फोटोन बाहर निकला तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके पास मोमेंटम p आया, इसके पास स्पीड v आई, इसके पास स्पीड ऑब्वियसली c है, तो मोमेंटम p1 इक्वल टू p2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो p1 की वैल्यू mv और p2 की वैल्यू h/λ, इससे स्पीड आई h/m लैम्डा। क्या है आंसर? यही पूछा है क्या? यही है। इसी से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते थे। तो रिकॉइल का केस है, तो ये फोटोन उस तरफ गया, इसने रिकॉइल स्पीड पीछे ली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम p1 इक्वल टू p2। सर जो mv है वो इनिशियल है ना मोमेंटम? नहीं, इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, तो आपने mv फाइनल रेस्ट मोमेंटम से फूट गया ना। अच्छा ठीक है। रेस्ट से फूट गया, इधर चला गया, वो उधर चला गया, एक्सप्लोजन टाइप का है। 22 de Broglie wavelength of electron is equal to that of photon
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। ठीक है, इसकी स्पीड ये थी, तो हम ऐसे लिखें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। अच्छा क्वेश्चन है 20 में। तो डी ब्रॉगली लैम्डा अगर सेम है तो हम कह सकते हैं मोमेंटम सेम है, कह सकते हैं। हाँ सर। अब जरा देखो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या फॉर्मूला है, पीसी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मूला है, पीवी बाय टू, तो पीसी बाय 4। जिला पीवी बाय 2 समझ में आया। पी को एमवी हाफ एमवी स्क्वायर लिखा है। तो 1:4 आ गया, तो फोटोन की एनर्जी 4 गुनी है। आंसर इज दिल्ली। 22 का दिल्ली। 23 सर एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आगरा। हाँ बोलो क्या कर। सर अगर 21 वाले क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होता तो सर अपन मोमेंटम को वो वाला काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना। मोमेंटम तो मोमेंटम दिया होता, मोमेंटम तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो मोमेंटम निकालते जैसे भी कुछ तरीका दिया होता, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिया होता तो h बाय लैम्डा ही आता ना, फिर भी मोमेंटम नहीं, और काइनेटिक एनर्जी वगैरह दी होती तब भी निकाल सकते थे ना। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, सीधी बात ही। चलो अगले में 1/√m चेन्नई। दिल्ली आएगा। वेवलेंथ m and 2m इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा ये बनता यस सर 1/10। ओके ओके, मैंने रेशो उल्टा लिया, ठीक है। दिल्ली, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, डाल दो। ले लिया। यस चलो 25 E and PB linear momentum and energy wavelength is increased. Agra हो चुका है तो E Broglie wavelength repeated 2 lambda moving with same velocity. Which of the following is longest? जिसका मास सबसे वेवलेंथ सबसे कम, मास सबसे कम। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो हाइड्रोजन है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो सबसे हल्का इसमें बीटा पार्टिकल है। तो सबसे भारी अल्फा है, फिर भारी न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है और सबसे हल्का बीटा। चलो 28 चेन्नई। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज तो सेम ही है, 2m काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर आया चेन्नई। लैम्डा इज इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी, तो 1/√m पे डिपेंड। चलो 29 दिल्ली। propagated in form of which of the following is not correct? Every radiation will cause photoelectric effect. Not, देखो क्या कहे वेव थ्योरी के हिसाब से, तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो सच्चाई है, आगरा सच लिखा है, सच बात लिखी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बॉम्बे भी सही है, जितना तेज उतना तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स एप्रिसिएबल टाइम लैग, बिल्कुल सही। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये दिल्ली वेव थ्योरी के हिसाब से गलत है, तो आंसर दिल्ली। तो एक्चुअली क्या है कि जो स्टेटमेंट सही है वही इसमें गलत है, समझ गया ना। वेव थ्योरी ने सब कुछ उल्टा प्रेडिक्ट किया था, तो आंसर इसका है दिल्ली। आंसर दिल्ली। वेव थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से लेना देना होना नहीं चाहिए था। सर इसका बॉम्बे स्टेटमेंट गलत नहीं है, वेव थ्योरी के हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी आती ही नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा है कि ऐसा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आया 0+ से, अब फोटोन तो ये, अब फोटोन का तो लफड़ा ही है ना, नहीं है ना अब कि एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं, तो ये 0+ काइनेटिक एनर्जी से आया, इंटेंसिटी लगातार गिर रही है तो और काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, बाहर निकलने के बाद भी गेन कर सकता है इनके हिसाब से। तो और वेव थ्योरी के हिसाब से मोमेंटम होता है, वेव थ्योरी के हिसाब से बाहर निकलने के बाद भी एनर्जी गेन कर सकता है।
बाहर 0+ से निकला, लेकिन कंटिन्यूअस एनर्जी अब भी मिल रही है। पार्टिकल थ्योरी ने कहा था फोटोन टकराया एनर्जी लेना बंद है, एक बार में एक फोटोन लिया बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मतलब बाहर निकलने के बाद फिर से फोटोन ले सकता है? फोटोन है ही नहीं ना वेव थ्योरी में, मतलब वेव ले सकता है, वेव एनर्जी। हाँ हाँ, वेव एनर्जी लगातार गिर रही है तो बाहर निकलने पे भी गिरेगी। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी से करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद ज्यादा एनर्जी ले लेगा। सर तो जब वो निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ही तो निकलेगा ना वो, मतलब नहीं तो 0+ से निकलेगा ना, जो ही वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी बाहर निकल जाएगा। हाँ। अब बाहर निकलने के बाद अभी भी फोटॉन्स तो गिर ही रहे हैं, मतलब लाइट तो गिर ही रही है, लाइट रिसीव कर रहा है, एनर्जी फिर बढ़ गई। ठीक है ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 30 अलग से सर 30 का आंसर वैसे शायद आगरा है। आगरा सर, आगरा ही। आगरा सर। ले लो स्क्रीनशॉट, ग्रुप पे डाल दो। तो जब वेव गिरती है तो उससे ज्यादा नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं होता कि वर्क फंक्शन से ज्यादा मिल जाए और पहले ही? क्या कह रहे हो? सर जब है ना, मतलब वेव गिरती तो एनर्जी ऐसा नहीं होता कि वर्क फंक्शन से ज्यादा मिल जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद बची रह जाए। तो हो सकता है ना वेव थ्योरी में, लेकिन कंटिन्यूअस गिर रही है ना। कंटिन्यूअस माना ना, 0 से स्टार्ट होगी। तो जो ही वर्क फंक्शन के बराबर होगी बाहर निकल जाएगा। चलो 30 क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, है ना। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फोटोन का मास है, ये लॉजिक तो समझ में आया, मास कैसे ले रहे हैं। रेस्ट मास 0 है, लेकिन जब मूव कर रहा है उस समय इसके पास मास है। और ये कह रहे हैं कि फोटोन को ग्रेविटी डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर फोटोन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इन्होंने कहा ग्रेविटी के हिसाब से ये डिस्टर्ब हो गया। तो जब ये H नीचे गिरा, इसकी एनर्जी E थी, तो इसकी एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? P + mgh। लेकिन एनर्जी तो mc² होती है, मतलब HF होती है एक्चुअली, इन्होंने फ्रीक्वेंसी में चेंज पूछा है। तो इसकी एनर्जी HF होती है, तो डेल्टा E = H डेल्टा F लिख सकते हैं। और डेल्टा E कुछ और नहीं mgh है। क्लियर? तो डेल्टा F की वैल्यू mg डेल्टा H/h। बच्चे का मास कितना लेना है? hf/c², g डेल्टा H/h। h कटा, h से h कटा, तो gf/c² डेल्टा h। अब वैल्यू रखते हैं। g की वैल्यू कितनी है? 10 ही होगी। फ्रीक्वेंसी 7.3 × 10 पे 14, 9 × 10 पे 16। हाइट h कितनी है? 22.5। ये बना। तो पावर्स तो लगभग सब कट गई, 21, 9, 1.8 आ गया। देखो तो 1.8 हर्ट्ज ये हमारा आंसर। 1 मिनट, हाँ। अब देखो इस दौरान हमने फोटोन का मास कांस्टेंट माना था, जबकि कायदे से एनर्जी बढ़ रही है तो इसका इफेक्टिव मास बढ़ेगा। लेकिन सोचो इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी इतनी, और हमारा जो चेंज इन एफ आया वो मात्र 1.8 हर्ट्ज आया। मतलब हम रफली फ्रीक्वेंसी में इतना कम चेंज है कि मास कैन बी अज्यूम्ड कांस्टेंट। ओके सर। अब डाउट बोलो किसका था? ठीक है सर, वो आपने hf/c² क्यों लिख दिया था g डेल्टा H/h के पहले? hf/c² क्यों किया था मतलब? अरे वो मास लिखा था। मास है, मास ये है ना, मास फोटोन का। अच्छा वो छाप दिया वाला। मैंने लिखा, ये पॉइंट समझ में आया? पहला एनर्जी HF होती है, चेंज इन एनर्जी H डेल्टा F, डेल्टा E की वैल्यू mg डेल्टा H, तो डेल्टा F की वैल्यू mg डेल्टा H, और m की वैल्यू क्या थी? hf/c²। छाप दिया। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट लेके ये भी डाल देना, क्योंकि ये बच्चे बहुत पूछेंगे। आगरा आंसर। तो मास हम इसलिए कांस्टेंट मान पा रहे हैं क्योंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो निकला है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना के बराबर है, तो हमने मास को एज्यूम किया कांस्टेंट की तरह। तो सर ये मास अपन हमेशा ऐसी कांस्टेंट माने? नहीं, वो तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बड़ी आ जाती 10 पे 14, 15 के ऑर्डर की, तो फिर हम इंटीग्रेट करके निकालते।
ये mg डेल्टा h की जगह mg dh आता, और m की वैल्यू फिर वेरिएबल में लिखते, इंटीग्रेट करते। सर ये m हम याद ही करते हैं, ये आता है रियल में? नहीं, ये किसमें m ऐसा आ जाता है hf/c²? इफेक्टिव मास। हाँ मोमेंटम सही आ रहा है ना इससे। अगर मोमेंटम हम m c से लिखें और m लें hf/c² इंटू c, तो सही बन रहा है ना। मोमेंटम के कैलकुलेशन सही आ रहा है, लेकिन एनर्जी के कैलकुलेशन गलत आ रहे हैं, क्योंकि हाफ mv² नहीं ले सकते एनर्जी। एनर्जी आपको mc² लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² नहीं आएगा फोटोन के लिए। वैसे भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये तो उसकी टोटल एनर्जी है, और टोटल तो mc² ही होता है। 31 हो गया रिपीटेड, क्लास क्वेश्चन है। चलो 32, 3, 4, 5 बताओ। 32, 33, 34 इन तीनों में कोई दिक्कत? नहीं सर। बस 38 में। 35, 36 35 में 36 नो सर। नहीं है सर। नो सर। हाँ, फिर भी 35 में कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो 35 में रिपीट कर देता हूँ। 5 वॉट से गिर रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी। इसका मतलब 1 सेकंड में 5/hf फोटॉन्स। लेकिन क्वेश्चन में इफिशियंसी 10/6 वाली दी है, तो 5/hf इंटू 1/10/6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट आ जाएगा। 36 हो गया था, 37 हो गया था, 38 यस सर हो गया। 38 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखते हैं। जस्ट एबल टू आयोनाइज एटम इन ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब ये 13.6 के बराबर। ये समझ में आया? पहला डेफिनेशन, जस्ट एबल टू आयोनाइज। तो इनके पास एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो HF माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 13.6। होल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, तो अब 5 लैम्डा 5HF/6 माइनस वर्क फंक्शन आर एबल टू एक्साइट, और ये 125 ये 10.2 बनेगा। 12,400/1215। यस सर। यस सर। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। ये 38 था, ठीक है। 39 चले। सर डाउट है सर, ये सर इसमें इनमें जो लास्ट में मिनिमम वेवलेंथ दी है किसकी है? मतलब The figure shows electromagnetic radiation as incident on the metallic plate. Photoelectrons are accelerated by a potential 10 volt. These electrons strike electromagnetic the minimum wavelength of emitted photons. Okay, वो ये कह रहे हैं यहाँ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन इससे टकराए और यहां से नए फोटोन पैदा हुए। ये नए फोटोन है, और ये फोटोन ड्यू टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चला ये है। तो मैक्सिमम लॉस कितना था? मैक्सिमम लॉस किसका होगा? जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ यस सर। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है तो लिखें। तो यहां से 200 लेके आया है ना, 2000 एंगस्ट्रॉन, 12,400/2000 6.2। वर्क फंक्शन का लॉस करो इसमें, वर्क फंक्शन कितना है? वही निकालना है सर, वो फाइंड करना। ओके ओके, मैक्सिमम लॉस इन्होंने 1000 एंगस्ट्रॉन ये दिया है 12.4। हाँ सर। ये दे रखा है 12.4 है, इसका मतलब यहाँ पे वो 2.4 होगा। ये झिला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2.4। सर ये क्या सर 12.4 कैसे? एनोड से जो बाहर निकला फोटोन, एनोड से जो फोटोन बाहर निकला, उस फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है। हाँ सर।
और वो 1000 एंगस्ट्रॉन से जब सॉल्व किया तो 12.4 मिला। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एनोड पे 12.4 थी। हाँ तो -10। तो कैथोड पे -10 कर दो, 2.4 है। तो सर। के मैक्स मिल गया। और HF वाली एनर्जी हमारी 6.2 थी, घटा दो सर ठीक है। तो वो वर्क फंक्शन सर थैंक यू। सर, यहाँ ये कैसे कह रहे हैं कि जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही एनर्जी बाहर निकल रही है मैक्सिमम? मतलब वर्स्ट केस क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी एक साथ लूज कर जाए तो सिंगल फोटोन निकलेगा। मल्टीपल इंस्टेंस में लूज करेगा, अलग अलग फोटोन आएंगे। ओके। ये एक्सरे है, आगे अपन पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में। एक्सरे है जहां इसका इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ फोटोन टकरा रहे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वहां इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, फोटोन निकलेगा। तो जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बड़ी एनर्जी का फोटोन फेंक सकता है। और कब? जब पूरी एनर्जी लूज कर जाए। तो ये भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, खत्म करो। चलो तो आगे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप स्टैंडिंग भी बता देंगे एक बार जो आपने लेक्चर में बताई थी? बताई तो थी मैंने अभी। कब बताई थी? लेक्चर में बोला था। तो ऐसा बोला था ना कि ये खुद से इंटरफियर कर रहा है। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो इसके साथ? सर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वेव में। एक वेव ऐसे जा रही है और अगर ये घूम फिर के वापस से खुद के साथ सुपर इम्पोज कर गई तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसे स्टैंडिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये जा ऐसी रही थी और आ ऐसी रही है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये वेव एक दूसरे को काट लेंगे। एक मिनट सर ये इलेक्ट्रॉन जा रही है, वेव जा रही है? हाँ सर इलेक्ट्रॉन जा रही है, वेव जा रही है? सर डिस्ट्रक्टिव होता नहीं है ना, आपने कहा था। डिस्ट्रक्टिव हुआ तो वो वहां से भाग ही जाएगा, वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं है। सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो है ना, हाँ, वेव। अभी जो ये अपना एक इलस्ट्रेशन था जिसमें हम बता रहे थे कि वो उसी उससे जा रहा है फिर उसी उससे वापस आ जाएगा स्टैंडिंग वेव में। हाँ 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 नोडल। सर उसमें मतलब कंस्ट्रक्टिव ही था फिर तो, क्योंकि उसे सेम उसमें वापस आना है। हाँ अभी एक मिनट बता रहा हूँ मैं। क्या था ये? क्वांटाइजेशन स्टैंडिंग वेव, पता नहीं क्या लिखा। स्ट्रिंग में है तो मैंने, मुझे याद है कि मैंने कहीं देखा था, इसी में देखा था कि नहीं, बोर क्वांटाइजेशन लिखते। काम का नहीं था। एक मिनट, इसी में मिल जाएगा ना एटम। कहीं था, उससे फील आ जाता कि एक्चुअली मोशन कैसी हो रही। ये है, मिल गया। लोड हो रहा है। ये जूम कंप्यूटर की गत कर देता है। हाँ देखो, ये सिमुलेशन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। अब देखो इसमें ये बीच में ये ऑर्बिट्स हैं,
ये स्टेबल ऑर्बिट है जो बीच में दिख रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में नहीं है तो देखो इसका वेव पैटर्न खुद के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यों ही इस ऑर्बिट में आया देखो मैच कर गया। अगले में देखो ज्यों ही इस ऑर्बिट में आएगा ये इस ऑर्बिट में देखो मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा मतलब पैटर्न। वेव है। हाँ हाँ ये देखो कैसे फिर रहता मैच है नहीं कर जितनी रहा है। ऑर्बिट? सर मतलब ऑर्बिट में आते से वो कंस्ट्रक्टिव बना देगा। हाँ ये देखो ये कोइंसाइड कर गया ना फंक्शन, मतलब हाँ वो सर। वापस घूम फिर के जो फंक्शन आ रहा है वो बिल्कुल आइडेंटिकल वही है जो स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं इस पे रखूंगा तो देखो ये सेम है, अगले उस पे आता हूं तो फिर सेम है ये, लेकिन ज्यों ही उससे बाहर निकला डिस्ट्रक्टिव है, अंदर आया डिस्ट्रक्टिव है। तो ये क्वांटाइजेशन है इसका, ठीक है। सर तो इलेक्ट्रॉन अलग मूव करता है, वेव अलग मूव करती है। ये देखो अब अगर मैं इसको यहां छोड़ता हूं कहीं तो ये खुद के साथ देखो, समझ गया ना? ये डिस्प्लेसमेंट कैंसल आउट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस से हम एग्जैक्टली इस पे आते, ठीक है। चलो सर इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं कर रहा? इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं कर रहा है? वो तो सिर्फ बताया है वेव फंक्शन, बस वो तो सिखाया था कि वेव फंक्शन कैसा है। इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे आड़े टेढ़े मूव करते हैं, ये सिमुलेशन में दिख रहा है। हाँ हाई ये 3D में दिख रहा है ना, 3D में ये सर्कल में घूम रहा है। हाँ तो सर ये अपनी सर्कुलर ऑर्बिट चेंज करता होगा ना बार बार? कर सकता है ना, तभी तो स्फीयर है ना, प्रोबेबिलिटी इसकी पूरे स्फीयर में कहीं भी हो सकता है, वो सर्कल घूमता रहता है। सर ये इलेक्ट्रॉन भी घूमता है और वेव भी घूमती है इसकी। हाँ लिथियम में देखो ऐसे मूव करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यों ही हम आगे जाएंगे, जैसे सोडियम में देखो तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, समझ पा क्वांटम मॉडल है उसमें वो है ना? तो सर ये और इसके दूर भी जा सकता है कोलाइड नहीं? नहीं करेंगे? क्या आपस में कोलाइड भी तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? नहीं, अलग अलग क्वांटम स्टेट है ना, एक ही स्टेट दो पार्टिकल की है नहीं। नहीं एक ही ऑर्बिट में। तो एक ही ऑर्बिट में भी अलग अलग ही थे, अलग अलग स्पिन करेंगे। सर एक आध इलेक्ट्रॉन बहुत दूर भी जा सकता है ना इसमें, और फिर वापस आ जाए। सर आप ये बताएंगे इसमें ऑर्बिट्स में और सबशेल ये सब कैसे रहते हैं, मतलब ऑर्बिट के अंदर सबशेल कैसे रह जाते हैं? ऐसे सबशेल सीधे नहीं होते कि डब्बे डब्बे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाले सबशेल्स हैं। पढ़ा था बस कि मतलब पर समझ में नहीं आया कि ऑर्बिटल्स होते कैसे हैं। आएगा भी नहीं वो समझ में, क्योंकि वो उसके सॉल्यूशंस हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, वो मैथमेटिकल चीज है। मतलब वो रियली में बता नहीं दिए थे, डबल डम्बल डम्बल ओवरलैप वाले। हाँ वो रट लिए थे सर, वो समझ में नहीं। रट ही लो, वैसे सही सही बात है, उसको रट ही लो, चक्करों मत पड़ो। ये तो मॉडल चल ही नहीं रहा हमारा, बोर मॉडल। चलो छोड़ो, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे बाकी इसको बात वो कहाँ गया मेरा? चलो स्क्रीन शेयर कर दी जाए। चलो ये निकालो एक्साइटेशन, ये नाम समझ में आ गए? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, केमिस्ट्री में भी सुने होंगे, कॉमन सेंस है। एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n इक्वल टू 1 से किस पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो ये एक्साइटेशन है। आयोनाइजेशन क्या है? n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, आयोनाइजेशन, ये एक्साइटेशन। डिफरेंस समझ में आया? यस। और बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? हाँ किसी भी ऑर्बिटल से कि उसको बाहर निकालना है, अगर उस ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, काइंड ऑफ आयोनाइजेशन ही है इस ऑर्बिट की आयोनाइजेशन। लेकिन जैसे अगर n इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन था तो 13.6/4 की नेगेटिव एनर्जी इसके पास थी। अगर आपने इतनी पॉजिटिव दे दी तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी 0 होना मतलब एस्केप कर जाना,
ठीक है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी कितनी एनर्जी से बाइंड किए हुए। चलो इलस्ट्रेशन तो समझ में आ जाना चाहिए। 17 डाउन। ओके, लिथियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज द फॉलोइंग पिक्चर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव क्लोज टू द, ओके क्वेश्चन ऐसा है, ये जो नेगेटिव है ना, इन्होंने कहा स्फीयर में है, तो ये अगर हमारा Q1 होता, ये अगर Q2 होता, तो जो बाहर तीसरा होता उसके लिए नेट इफेक्टिव क्या बनता बताओ स्फीयर में। इस पे फोर्स आता K Q1 माइनस Q2 बाय R स्क्वायर, यही आता। यस सर। तो बस यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियस पे Z की वैल्यू +3 थी, लेकिन क्वेश्चन में -2e शेल के फॉर्म में, तो जब इससे बाहर डिस्टेंस R पे निकालोगे तो इस R पे जो फोर्स आएगा वो तो सिर्फ इसी का आएगा ना, K 3e माइनस 2e बाय R स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनटू E, फोर्स यही आएगा, तो ये E बना, तो Z की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई 1। समझ गए? क्योंकि अगर स्फीयर है तो स्फीयर का हम चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं, तो इसका +3 इसका -2e सेंटर पे रख दो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 + e और 1 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। समझ पाए? यस सर। दैट्स वाई हम इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन के आंसर लगा पा रहे हैं, और देखो हाइड्रोजन एटम की तरह हमने लगाया थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। हैज प्रूव्ड। ये कह रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले लॉजिक से। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा लग रही थी। तो एक 16th वाला और बता दीजिए। कौन सा? 16th इसी के ऊपर वाला। 16 फाइंड द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड। ओके, हाँ ये काफी अच्छा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0। तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 27.2 ये बाय n स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 बाय n स्क्वायर होती है। यस सर। सर और टोटल एनर्जी होती है -13.6 बाय n। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, तो अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 थी हम इसको 0 मान रहे हैं, रेफरेंस हमने बदल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 27.2 ऐड कर दो सब जगह, ये हो गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ज्यों का त्यों रहेगा। यस सर। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी बदलेगा और 27.2 इसमें ऐड हो जाएगी। मतलब नेगेटिव नहीं रहा। काइनेटिक एनर्जी डेटम पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस या डेटम पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने 27.2 ले ली तो हर एनर्जी 27.2 बढ़ जाएगी सिवाय काइनेटिक के। हाँ, काइनेटिक सेम रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि एनर्जी का डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमसे पूछा है E2 - E1, ये तो हमारा वही आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि डेटम इंडिपेंडेंट होता है डेटम से। ठीक है, आ गया समझ में? अब एन की वैल्यू बदलते जाओ, आंसर मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक्सरसाइज 5, डाउट बोलो। चले थर्ड वाले का आंसर कुछ और। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टेट? यही था। सही है। एन की वैल्यू 2 है क्या? विच एनर्जी स्टेट हैज द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस एज द हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट? तो n = 2 था। रेशियो ऑफ एनर्जी स्टेट, हाँ सर भाई उसका मतलब एनर्जी होगा शायद। हाँ वही समझ में नहीं आया। एनर्जी स्टेट एनर्जी होगा, पता नहीं, नहीं है ना। विच एनर्जी स्टेट हैज द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? हीलियम 4 है, Z इसका 4 है, तो n की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है। तो 2 आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी? ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही क्या है। वही एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो 4:1 आ जाएगा। इन ग्राउंड स्टेट मान लो ना,
तो z स्क्वायर पे डिपेंड कर जाएगा सीधा, z उसका 2, z इसका, लेकिन 16 आएगा फिर तो, है ना? हाँ सर, हाँ 16 आ रहा है। फिर तो 16 ये भी मैच नहीं कर रहा है, कोई गलत है। एक्साइटेशन तो नहीं है। एक मिनट। 30 ट्रिपली आयोनाइज हैज द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस एज दैट, तो रेडियस तो सही। मतलब मेरे ख्याल से वो ऑर्बिटल में क्या उसका एनर्जी का रेशियो रेशियो वो पूछा है। उन्हीं का एनर्जी रेशियो पूछा है, और हाइड्रोजन के लिए क्योंकि बेरिलियम में n n इक्वल टू equals 2 2 वाले का। के लिए हाइड्रोजन में n इक्वल टू 1, उसका उसका z 1 है, तो रेडियस बराबर है फिर आ जाएगा r1 r2। तो एनर्जी का रेशियो पूछा है, E1 इक्वल टू 4E2, एनर्जी का पूछा है बस। ओके सर। चलो 4 5 6 7 हो गए। सर अपन जब डेल्टा ई निकालते हैं n1 to n2 में सर, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करते हैं ना, अगर n1 n2 छोटा होता है। नहीं, हमेशा ही करते हैं n1 n2, उसका छोटे बड़े से क्या मतलब? अच्छा, मतलब n1 से n1 स्क्वायर माइनस n2 में ऐसी इसी ऑर्डर में आते हैं ना? हाँ, वो तो बड़े में से छोटा घटा दो ना, कॉमन सेंस से पता है एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है कि रिलीज होनी है। हाँ, मतलब पॉजिटिव आनी है। हाँ। चलो पहला क्वेश्चन, चेन्नई, और ये सिंपली लिखा है k q स्क्वायर 1/4 इनटू हाइड्रोजन एटम है E स्क्वायर बाय R स्क्वायर mv स्क्वायर बाय R, बस सीधा ये छाप। चेन्नई। दूसरा वाला भी mv स्क्वायर बाय R से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे आ गया? एक मिनट, ये स्टार क्यों लगे हैं इसमें? आंसर है सर, करेक्ट आंसर है। मैंने विथ आंसर शेयर कर दी थी क्या? बस इसी में थे। नहीं, बुकलेट से किया है सर हमने तो। चलो थर्ड का चेन्नई, आंसर नहीं थे। तो थर्ड को बॉम्बे आ रहा है। नहीं आ रहा है। सही है, चेन्नई है। हीलियम z स्क्वायर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। सॉरी सर, 4 गुना होगा। सर इसमें 10.2 की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों 10.2 का 4 गुना नहीं करोगे? 4 नहीं करोगे? वो एक्चुअली 10.2 सही दिया है, जो होता है वही दिया है, इसीलिए अरे उसने अलग से लिख लिया होगा, ऐसे लिख लिया होगा ना। यस, हाँ ये होगा 1/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 4 गुना कर दिया होगा। वो इत्तेफाक से ये 10.2 ही होता है, तो उन्होंने डेटा गलत नहीं दिया था। चलो क्वेश्चन 4, आगरा बॉम्बे भी था। आगरा बॉम्बे n स्क्वायर पैराबोला। दिल्ली वाला ग्राफ था नहीं बुकलेट में। हाँ। अरे तो बॉम्बे रेडियस तो log r इज log 2 आ जाएगा इसमें। हाँ, दिल्ली भी सही है। चेन्नई log एरिया, एरिया is directly proportional to r square n, is directly n की proportional to n पे पावर 4, तो log e is proportional to 4 log n। और दिल्ली भी सही आ रहा है। 3 log n आ रहा था। log फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड? f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हाँ सर। सर उसे 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड 2 r by v n क्यूब बाय हाँ सर, n क्यूब बाय z by n, z स्क्वायर बाय n क्यूब। सर n क्यूब बाय z स्क्वायर क्यों? अरे वो तो टाइम पीरियड होता है यार। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, तो log f -3 log n, स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। हाँ, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। चलो आगरा दिल्ली 5th का। आगरा दिल्ली वेट आ रहा था। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वही टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्या था? z स्क्वायर बाय n क्यूब। सर वो n1/n2 का क्यूब 8 के बराबर आ रहा था। बिल्कुल, हाँ, n1/n2 का क्यूब इक्वल टू 8, जिस ऑप्शन में n1 is equals to 2 n2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6,
अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक बार 6। बता बता रहा हूँ। देखो हीलियम एटम न्यूट्रल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो हम इसमें बोर मॉडल नहीं लगा सकते, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगी 24.6। अब जो ही हम ये निकाल चुके हैं, तो अब ये हीलियम एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम बचा। यस सर। अब तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। नाउ बोर मॉडल एप्लीकेबल है। 15.4 बोर मॉडल एप्लीकेबल है, तो यहाँ एनर्जी 13.6 Z² Z into 4 हो जाएगा। तो ये बना 54.4। ये दूसरे के लिए, पहले के लिए 24.6, तो टोटल 79 आ जाएगा। 79। यस सर। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया दिल्ली। यस सर। 8th का बॉम्बे। यस सर। सर एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर NH/2 पाई। अच्छा सीधा n के प्रोपोर्शनल सी। Z का तो रोल ही नहीं ना एंगुलर मोमेंटम में। चलो 9 10 हो गए। 9 10 हो गए। हो गए। ये भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। खत्म 10th कर रहा हूँ, ये भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ग्रुप पे। चलो 10th find numerical value of de Broglie in first orbit of hydrogen assuming Bohr model. You can standard values जरूरत ही नहीं ना। 10th वाला। Okay 10th. A positive ion just 1 electron ejects if a photon ejects मतलब ionization energy। यस सर। इसकी 12,400/228 है, लेकिन हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 into Z² होती। Z = 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? कंपेयर कर लो। सर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें अपन ने जो एंगुलर मोमेंटम चेक किया था वो NH/2 से किया तो इक्वल आ गया था। हाँ MVR से करेंगे तो एक Z का फैक्टर तो ऊपर बच रहा था। नहीं, अरे VZ/N है, वो N²/Z है। MVR करोगे VZ/N है, N²/Z है, कट गया ना, N ही तो बचा। ठीक है सर, सॉरी। N तो बचेगा ही ना, उसमें भी NH/2 में N था। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ये है, और वो हमने फोटोन से बराबर कर दी, Z की वैल्यू निकली। 11th बोलो सर। इसके आगरा का जो है 4,2 आ रहा था। हाँ 2 आ रहा था। करते हैं। हाइड्रोजन एटम हैविंग बाइंडिंग एनर्जी, तो इसका मतलब 13.6/N².85 N = 4 हो जाएगा। मेक्स ट्रांजिशन विथ एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है ना, अगले तक एक्साइट करने के लिए। यस सर। ये 13.6 है, ये 3.4 है, तो यहाँ 10.2 चाहिए। हाँ गैप आ गया। तो ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी दोगे तो हम फर्स्ट N = 2 पे चले जाएंगे। विथ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लैंग्वेज होनी चाहिए बस, बाकी थे सब ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है, तो सही है, 4 से 1 ही है वो। वेवलेंथ 487 किससे आ रही? ये 487 किससे आ रही? पता नहीं सर, मेरी तो सर 4,2 से आ रही है। 2 से ही आई थी सर, 2 से। 4,2 से सर मैच नहीं हो रही थी। हाँ सर, एक्साइटेशन एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में सर इसमें तो 13.6 1/1² - 1/N² से करेंगे ना। हाँ एक मिनट, अब अगर लैंग्वेज अपन यही माने कि विथ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब जिस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी है, तो ये N = 2 हो जाएगा फिर उस हिसाब से। यस सर। और इनिशियली N = 4 है, तो सेकंड वाले से समझ में आ जाएगा। 4 से 2 का 4800 के करीबन आता है, सही बात है।
बाय 13.6 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 911 बाय 1/4 माइनस 1/16, तो 16/3 911 4800 के आसपास। 4 से 2 है मतलब। यस सर। ये 4 से 2 कर लो, बाकी सब ठीक है। सर आपने क्या किया, एक बार दोबारा बताएंगे? मतलब ये माना कि वो स्टेट जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 थी, तो ग्राउंड से हम जिस पे पहुंचे वो स्टेट का नाम है। मतलब 10 ग्राउंड पे 10.2 देते तो हम किस पे पहुंचते? 1 पे पहुंचते ना, 2 पे पहुंचते ना, 2 पे। लेकिन इसमें स्टेट विद एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ, तो इसका हमने लैंग्वेज की मतलब हमने यही माना, लैंग्वेज कमी नहीं। वो उसमें फिर फर्स्ट लिखा होता, स्टेट विद फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी टर्म लिखा होता, फर्स्ट नहीं लिखा, मतलब हमने यही मान लिया क्योंकि सेकंड आंसर मैच नहीं कर रहा था अपना। तो हमने आंसर से सोचा कि वो थोड़ा लैंग्वेज अजीब सी लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। डाउट है सर। डाउट है। काफी अच्छा क्वेश्चन। ये ऐसा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक एटम रेस्ट पे था, अब उस एटम ने रिकॉइल किया पीछे, फोटोन हमारा इधर गया, तो फोटोन का h बाय लैम्डा, इसका स्पीड v, तो mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। इससे वेलोसिटी निकालो तो h बाय m लैम्डा। ठीक है, ये आएगी कुछ 3 मीटर पर सेकंड के आसपास कुछ आएगी सॉल्व करने में। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम लिखेंगे, तो ये आएगा हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ एटम का मास, एटम क्या है? हाइड्रोजन, तो 1.6 इंटू 10 पे -27, स्पीड का स्क्वायर 3 स्क्वायर। yes. और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 1.6 इंटू 10 पे -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 से 1.6 कटा 1/2 9/2 इंटू 10 पे -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन कितना था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 2 है कि 2 से 1 है? मैंने तो 2 से 1 के लिए सॉल्व किया। 3 से 2 है, वही आएगा, क्योंकि 2 से 1 की जो एनर्जी होगी और 3 से 2 की जो एनर्जी होगी, ऑर्डर तो वही आएगा, ये 1 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। हमें ऑर्डर से मतलब है, वैसे इस ऑर्डर का आया, ऑर्डर ये आएगा, ये ऐसा था, तो 10 पे -9 के ऑर्डर का फ्रैक्शनल चेंज है। दरअसल जो एटम के पास काइनेटिक एनर्जी आई है वो फोटोन की ही एनर्जी कम हो गई है उतनी, लेकिन जो फ्रैक्शनल चेंज है वो इतना कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट मार देते हैं। ये हम करेंगे लास्ट डीसीटी, सेकंड लास्ट में। सर एक बार समझाएंगे आपने एक्चुअली किया क्या था इसमें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये पहले कर चुका हूं ना, अभी कुछ देर पहले ही तो किया था। इससे एटम की स्पीड, इससे एटम की स्पीड निकाली, उससे एटम की काइनेटिक एनर्जी निकाली, और फ्रैक्शनल चेंज पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम ऊपर और एनर्जी ऑफ फोटोन नीचे, ये फ्रैक्शनल चेंज है। क्योंकि एटम जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वही फोटोन की एनर्जी का लॉस है। एटम का गेन फोटोन का लॉस है। ओके सर, वो तो वेवलेंथ में पूछा है ना फ्रैक्शनल चेंज। अरे वो तो सेम आएगा ना, लॉग लेके डिफरेंशिएट करना। hc बाय लैम्डा एनर्जी है, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा डेल्टा ई बाय ई लिख सकते हैं ना। हाँ सर। ठीक है सर। सर जब v के लिए हमने h बाय m लैम्डा किया इनिशियली, तो उसमें लैम्डा हमने वही वाला यूज कर लिया, लेकिन फ्रैक्शनल चेंज इतना कम है कि हमारा कैलकुलेशन सही था। तो लैम्डा में सिग्निफिकेंट चेंज है ही नहीं। 10 पे -9 फ्रैक्शन का, तो डेसिमल के 8वें 9वें डिजिट पे अंतर आएगा। और हमें तो 10.2 का अगला ही नहीं पता था अगला क्या है। ठीक है, चेंज इतना कम है कि हम लैम्डा कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके सर। ये अगली की अगली डीसीटी में हम करेंगे ये चीजें। ठीक है, हो सकता है अगले में ही करें। अब नहीं थी ना ये क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं दिए ना? नहीं सर।
सर इससे पहले जो सीटी में क्वेश्चन था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज निकाला था 1.8 समथिंग आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो हमने उसमें भी मास को इसीलिए कांस्टेंट मान लिया था ना, क्योंकि वो फ्रैक्शनल चेंज कम था। समझ में आया जो अंग्रेजी मैंने लिखी? डेल्टा एफ काफी छोटा है एफ के मुकाबले, तो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी वेरिएबल लेने की। सर सर अगर है ना अपन को, सर अगर वेवलेंथ है सर, अपन अगर बहुत ज्यादा हुई अगर ऑब्स्टिकल के मुकाबले सर, तो अपन को वेव नेचर दिखाई देगा किसी भी चीज का? नहीं, हाँ हाँ, वेवलेंथ ज्यादा हुई तो हाँ सर। तो सर रियलिटी में सर कोई चीज ऐसी होती है इसका दिखाई दे सकता है? साउंड वेव का दिखता ही है ना, वाईफाई का दिखता ही है ना, वाईफाई सिग्नल्स का। सर नेकेड आई से नहीं दिखता ना? अरे क्यों, फील तो होता है, सिग्नल थोड़ी ना दिख जाएंगे यार तुम्हें। यस सर। हमें तो सिर्फ विजिबल लाइट ही दिखती है, और हाँ, विजिबल लाइट दिखती है तो उसका लैम्डा वो कम होता है, और जिसका हाँ। लैम्डा ज्यादा होता है वो हमें दिखता नहीं है। यस सर। सर तो सर जो जितने भी पार्टिकल होते हैं नेचर में सर, वो है ना, वो उनका वेव नेचर भी रहता है सभी इस पार्टिकल्स का? हमेशा दोनों ही रहते हैं। चलो, तो अब जिसको डाउट पूछना है कोचिंग आ जाना, और कल मिलते हैं। यस। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर। सर फिर वो ऑफलाइन कब से होगी? क्लास है।